हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। सभी को सबसे शिक्षा में बेहतर शिक्षा मिल सके, इसी मिशन में हम लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और आप सभी का प्यार और सपोर्ट की वजह से ये मिशन हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स देखिए, हम डेली पर्यावरण विज्ञान के टॉप 50 या टॉप 30 क्वेश्चन डेली सीरीज के द्वारा कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा हम पर्यावरण विज्ञान की किसी टॉपिक पर भी विशेष वीडियो बनाकर चैनल पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी क्रम में देखिए, आज की वीडियो है पर्यावरण विज्ञान के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फ्रेंड देखिए, थोड़े क्वेश्चन हम पर्यावरण विज्ञान में ऐसे ला रहे हैं जो आपके जो पेपर पैटर्न बदल रहा है उसी के आधार पर क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। खाली उन क्वेश्चनों को नहीं लिया जा रहा जो आपको हर जगह मिल रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको लगता होगा कि ये हर जगह मिल रहे हैं लेकिन एग्जाम में ये पूछे बिल्कुल नहीं जा रहे। तो हमने उन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया अपनी वीडियो में, और बिल्कुल नए और बेहतरीन क्वेश्चन वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, पर्यावरण में पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो देखिए, जैविक घटक की बात करिए इसने, तो जैविक घटक वो है जिसमें प्राण होगा। अब देखिए, मृदा, जल, वायु सब अजैविक घटक हैं, सिर्फ वनस्पति, ऑप्शन डी वनस्पति जैविक घटक होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। अब देखिए, भौतिक घटक को पूछा है, पीछे पूछा था जैविक घटक, तो भौतिक घटक होगा फ्रेंड्स। देखिए, भौतिक घटक में आएगा प्रवाहित जल। देखिए, जंतु, वनस्पति और पारिस्थितिकी सभी जैविक घटक हैं। अगर भौतिक घटक पूछे तो प्रवाहित जल, ऑप्शन सी इसका भौतिक घटक हो जाएगा। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स, देखिए, पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी, ये सब तो अलग ही शाखाएं हैं विज्ञान की। लेकिन जब जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की बात की जाए तो पारिस्थितिकी इनका संबंधों का अध्ययन कहलाएगा। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का, तो ये प्रयोग किया है टॉन्सले महोदय ने। ऑप्शन बी, टॉन्सले महोदय ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कवक को सम्मिलित किया गया है अपघटनकर्ता के रूप में। ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है। तो देखिए, जल प्रदूषण उत्पन्न होता है औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। ऑप्शन बी औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। देखिए, लवणों की वृद्धि से कुछ नहीं होता, जलीय जंतुओं के नष्ट होने के कारण कुछ नहीं होता, और वर्षा द्वारा तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। तो औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा जल प्रदूषण होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो असम में स्थित है। और असम के भी कहाँ पर अगर वो डिटेल में पूछ ले तो जोरहाट में, असम के जोरहाट में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है। तो ग्रीन हाउसों की गैसों की वृद्धि, जो ग्रीन हाउस है उन गैसों में वृद्धि हो रही है, यही विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है। तो वायुमंडलीय प्रदूषक गैस की बात करें तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक है, जबकि ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन से कोई भी वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है। तो देखिए, ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जिसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रमुख रूप से पैदा होती है वो जीवाश्म ईंधनों के जलने से, कोयला, पेट्रोल इत्यादि के जलने से सबसे ज़्यादा CO2 गैस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है। अल्पजीवी मतलब सबसे कम समय में खत्म होने वाली गैस है, देखिए मीथेन। ऑप्शन सी मीथेन काफ़ी है तो ग्रीन हाउस गैस, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अल्पजीवी गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवनकाल किस गैस का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक जीवनकाल वाली गैस है ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है नाइलॉन के उद्योग से। ऑप्शन ए नाइलॉन। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत है उष्णकटिबंधीय मट्टियाँ। उष्णकटिबंधीय मट्टियों से ही नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती रहती है। मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है। तो देखिए, रासायनिक क्रिया से निर्माण होने वाली गैस है CFS। CFS का मात्र रासायनिक क्रिया से ही निर्माण हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको लग भी रहा होगा सभी क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड हैं। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं। देखिए, कंप्यूटर से कोई हानि नहीं पहुंचती, टेलीविजन से नहीं कोई ऐसा निकलता जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचे, ना ही कूलर से। एयर कंडीशन से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जिसके कारण ओजोन परत को हानि पहुंचती है। तो ऑप्शन सी एयर कंडीशन इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है। तो देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो पृथ्वी पर उपस्थित जीव है उनकी उत्तरजीविता के लिए वनों को नष्ट करने से है। वनों को नष्ट करने से जीवों की
आगे की उत्तरजीविता पर खतरे पड़ जाएगी और उनका आगे अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वनों को नष्ट करना इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता के लिए किसे बनाया गया है? तो देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक या वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो इसमें से देखिए बनाया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ऑप्शन ए ग्रीन क्लाइमेट फंड जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सहायता के लिए इस कोष का निर्माण किया गया है। वनों को नष्ट करने, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिफोरेस्टेशन, का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए जब वन को ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? मृदा अपर्दन, बारिश होगी और जो भूमि है उसका कटान होगा, मृदा का अपर्दन होगा। तो क्योंकि पेड़ों की जड़ें ही मिट्टी को बांधे रखती हैं। ऑप्शन ए मृदा अपर्दन पर सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ ये मरुद्भिद क्यों होते हैं? फिर भी यहाँ पर पानी की कमी क्यों होती है? क्योंकि ढलान होते हैं काफ़ी पहाड़ों में और उससे क्या होता है? वर्षा का ज़्यादा पानी बह जाता है और वो पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? देखिए मैंने ये 3 क्वेश्चन लगातार रखे हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र और लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र। इन तीनों को ही आप अच्छे समझिएगा, इससे आपका कोई भी कंफ्यूजन इसमें क्वेश्चन में नहीं रहेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जो मनुष्य द्वारा निर्मित ना हो, स्वतः ही निर्मित हो। देखिए खेत मनुष्य बनाता है, बांध भी मनुष्य बनाता है और पार्क का भी मनुष्य निर्माण करता है, लेकिन झील ये स्वतः ही निर्मित होती हैं। तो इसलिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में झीलें आती हैं। अगर पूछ ले कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, तो देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वो होंगे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाएं। देखिए प्रवाल भित्ति खुद बनती हैं, वेटलैंड आर्द्र भूमियाँ खुद बनती हैं और नदियाँ भी मनुष्य नहीं बनाता, लेकिन खेत मनुष्य ही निर्माण करता है। तो ऑप्शन सी खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए लवणीय जल की बात कर रहा है तो प्रवाल भित्ति लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल में सम्मिलित की जाती हैं। तो आप तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपकी काफ़ी यूजफुल हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कम से कम 5 फ्रेंड के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? देखिए स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। ऑप्शन बी डी तालाब स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? देखिए जैविक और जो अजैविक घटक हैं, जो जैविक घटक तो मैंने आपको बताया पेड़ पौधे, जैविक जीव जंतु जैविक हैं और अजैविक घटक पहाड़ इत्यादि सब ये जल अजैविक घटक में आते हैं। तो इनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो देखिए अकार्बनिक पदार्थ इनके बीच में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मृदा अपर्दन को किससे बचाया जा सकता है? तो मृदा अपर्दन को पीछे हमने देखा कि अगर वनों को ज़्यादा काट दिया जाए तो मृदा अपर्दन पर सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है। तो मृदा अपर्दन को बचाने का तरीका भी वनों के ही कटान को रोककर कर सकते हैं। तो वन रोपण द्वारा, ऑप्शन सी वन रोपण, वनों को अधिक अधिक लगाकर आप मृदा अपर्दन से बच सकते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो देखिए कितने उत्पादक रहेंगे और कितने उपभोक्ता रहेंगे, इसको निश्चित करने का जो मेन पारिस्थितिक तंत्र में होता है, तो ये अपने आप निश्चित कौन करता है? ये करते हैं जलवायु संबंधी कारक। जिस जलवायु के अनुकूल जो उत्पादक या उपभोक्ता ढल जाएंगे वही उस पारिस्थितिक तंत्र में अपनी संख्या को बचा लेंगे, अपना अस्तित्व बचा लेंगे, बाकी नष्ट हो जाएंगे। तो जलवायु संबंधी कारक ही उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या को पारिस्थितिकी तंत्र में निश्चित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो देखिए पोषण संबंध इनके पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है। ऑप्शन बी पोषण संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो देखिए प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं हरे पेड़ पौधे, जिसके द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और उसके द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए वे प्रकाश की ऊर्जा को लेते हैं और उसको अपनी रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपने लिए खाने का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? देखिए स्वपोषी वो होंगे जो अपने ऊपर निर्भर होंगे, जबकि देखिए हम लोग सब लोग वनस्पति या जीव जंतुओं पर निर्भर हैं, उनके द्वारा ही हम भोजन अपना प्राप्त करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे पादप ऐसे घटक हैं जो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ऑप्शन सी पादप इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? तो देखिए हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं, तो ये उत्पादक कहलाएंगे, ना कि उपभोक्ता। हम मनुष्य सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जबकि पेड़ पौधे उत्पादक की श्रेणी में रखे गए हैं। तो ऑप्शन बी उत्पादक
इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कीटनाशक है DDT। ऑप्शन ए DDT सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है और इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ और काफ़ी ज़्यादा से हानि भी हुई, तो इसलिए बाद में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया विश्व भर में। मरुस्थलीभवन किससे होता है? डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? तो देखिए मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा जो कारण है वह है बहुत उच्च तापमान व कम वर्षा। जब बहुत उच्च तापमान रहेगा और काफ़ी कम वर्षा होगी तो जो मरुस्थल है उसका निर्माण ज़्यादा होगा, मरुस्थलीकरण ज़्यादा फैलेंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो ऑप्शन डी बहुत उच्च तापमान व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीभवन का निर्माण होता है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखे गए हैं और द्वितीयक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी प्राणी को खाते हैं और तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ताओं पर उनको मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वाहारी जंतु जैसे मनुष्य भी सर्वाहारी जंतु के वर्ग में आता है, प्राणी है सर्वाहारी प्राणी है, क्योंकि ये शाकाहारी पर डिपेंड है और मांसाहारी भी अपने भोजन में शामिल करता है। तो सर्वाहारी जंतु आते हैं तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में। ऑप्शन डी तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो देखिए हाथी कोई तृतीयक उपभोक्ता नहीं है, प्राथमिक उपभोक्ता है, शाकाहारी है। शुतुरमुर्ग और गांडा ये कोई नहीं है, लेकिन बाज तृतीयक उपभोक्ता है। तो ऑप्शन डी बाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो देखिए सफाई कर्मी कहा जाता है गिद्ध को। ऑप्शन बी गिद्ध सफाई कर्मी है, जो कि सभी मरे और सड़े जो जंतु हैं उन सबको खा पी कर ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ये खुद खत्म हो गए हैं क्योंकि डाइक्लोफिलिन नामक कीटनाशक दवाई यूज की जाती थी पशु के इलाज में, और उसके कारण उस खतरनाक दवाई के कारण ये सभी गिद्ध पूरी दुनिया से लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित हैं? तो देखिए समार्जक उपभोक्ता आते हैं दीमक, मेंढक, चपकली, सांप। तो इसमें से मेंढक समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन बी मेंढक। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो देखिए कवक अपघटक जीवों के उदाहरण है। ऑप्शन सी कवक। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए बैक्टीरिया जो हैं वो कि अपघटक श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन बी अपघटक श्रेणी में बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। जैव भार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो देखिए जैव भार में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी जैव भार में सम्मिलित किए जाते हैं। नहीं, असल में फ्रेंड क्या होगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये नहीं आते, बल्कि समस्त जीव जो कि समस्त जीव है वही जैव भार में आएंगे। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक जैव भार में सम्मिलित नहीं किए जाते। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? देखिए ऊर्जा का ह्रास होता है ऊर्जा के रूपांतरण से। जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तभी ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन सी रूपांतरण से। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो देखिए हरे पौधे जो सूर्य प्रकाश लेते हैं उसको वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसके द्वारा भी अपने भोजन का निर्माण कार्य करते हैं। ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? देखिए जो पादप हैं उन पादपों को जब शाकाहारी जीव खाएंगे तो उनके द्वारा वो कितनी ऊर्जा का रूपांतर कर लेते हैं? तो देखिए उसके द्वारा कुल वो मात्र 10% 10% एनर्जी ही गेन कर पाते हैं, बाकी 90% एनर्जी वो नहीं ले पाते। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है कि आप जब पेड़ को जब सूर्य से 100% ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीजन नहीं एनर्जी मिली, उस एनर्जी को अगर पेड़ पौधे ने बनाकर अपना फल या पत्ती के तनों में बनाया और उसको अगर शाकाहारी जीव जंतु ने खाया तो वे सिर्फ 10% ऊर्जा का ही उपभोग कर पाते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है ऊर्जा के रूपांतरण में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? देखिए ऊर्जा का प्रवाह होता है त्रिदिशात्मक। ऑप्शन सी त्रिदिशात्मक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? देखिए ऊर्जा सदैव ऊर्जा चक्र है उसका पिरामिड है और खाद्य श्रृंखला का, उसी के अनुसार सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसा होता है? देखिए विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव चक्रीय होता है। ऑप्शन सी चक्रीय। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, आज भी बता देता हूँ। देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत, आपको अगर इनमें कभी भी डिफरेंट करना होगा कि परंपरागत और गैर परंपरागत, तो देखिए परंपरागत वो होते हैं जो हमारी परंपरा से चले आ रहे हैं। परंपरा का अर्थ हमारे बड़े बूढ़े जो उसका प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। तो हम देखते हैं बड़े बूढ़े हमारे कोयला, लकड़ी इत्यादि का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो इसलिए ये कोयला, लकड़ी, पेट्रोल सभी परंपरागत हैं। और अगर पूछ ले गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत क्या होंगे फ्रेंड्स? सौर विकिरण, पवन ऊर्जा, जल की ऊर्जा, ये सभी सौर विकिरण सभी गैर परंपरागत है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, सौर विकिरण एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। और गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, उनकी कोई हानि नहीं है और वे अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनका कभी नष्ट या क्षय नहीं हो सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने टॉप 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पढ़कर ऐसा लगा होगा कि हाँ, क्वेश्चन कुछ हटके थे, कुछ नए क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे साथ अपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो फ्रेंड्स अपने नोट्स बनाइएगा, वीडियो को एक दो बार और देखिएगा और अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। आपके नोट्स ही आपके एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर हिंदी की क्लासेस भी अपलोड की जा रही हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही डिटेल में हमारे चैनल पर सभी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, चाहे हिंदी क्लास हो चाहे पर्यावरण की क्लास हो। अगर आप हमारी हिंदी क्लास देखेंगे तो आप अलग ही लेवल की अपनी हिंदी को ले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।